हाय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे NTSC एग्ज़ाम, जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसका फॉर्म भराया जा रहा है और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। और इसका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, सेकेंड स्टेज का आपको 2021 के जून में होगा। तो इस एग्ज़ाम में आपको कई प्रकार से स्कॉलरशिप दी जाती है और बहुत लोगों को इसके बारे में पहले से ही जानकारी होती है, बट कुछ जानकारी नहीं होती है कि कौन कौन से बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि 2021 का जो NTSC का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स हु विश टू ऑब्टेन द NTS 2021 स्कॉलरशिप एग्ज़ाम मस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड बाय द NCERT, क्योंकि ये जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है ये NCERT के थ्रू मिलती है। आपने NCERT की बुक्स भी देखी होंगी। एक संस्था है जो इस एग्ज़ाम को पूरा ऑर्गेनाइज करवाती है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो स्टेट लेवल पे होता है और स्टेट उसको ऑर्गेनाइज करती है, और जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है उसको NCERT खुद ऑर्गेनाइज करती है। जो फर्स्ट स्टेज होगा उसके सेंटर आपको आपके अगल बगल के स्कूल में भी मिल जाएगा, बट जो मेन एग्ज़ाम होता है उसका सेंटर आपकी सिटी से हो सकता है 200-300 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्रीवियस क्लास, ये सब मायने रखते हैं जब आप NTSC एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं। देखिए, NTSC में सिर्फ कक्षा 10वीं के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो अपीयरिंग हैं। जो अपीयरिंग बच्चे हैं मात्र वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं NTSC लेवल 1, यानी जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा 2021 के लिए। ये होगा आपका दिसंबर में, 2020 में ही होगा दिसंबर में, 13 दिसंबर। और कुछ जो जैसे अंडमान निकोबार है, यहाँ पर थोड़ी सी एक दिन पहले एग्ज़ाम होगा, सैटरडे को, और संडे 13th ऑफ सैटरडे को आपका संडे को आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। 13th ऑफ दिसंबर को आपका इसका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होना है बाकी राज्यों में। तो उसके रिगार्डिंग मैंने दूसरी वीडियोस बनाई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बताते हैं कि कैंडिडेट्स करंटली स्टडिंग इन क्लास 10 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल। अगर किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हैं अगर 10वीं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरीज फॉर द NTSC स्टेज 1 एग्जाम एज देयर इज़ नो डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसमें। आप कहीं से भी किसी भी जो स्टेट है वहाँ से अपीयर हो सकते हैं। SCERT यानी स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिस्पेक्टिव स्टेट और UT में mention any additional criteria for stage 1 exam such as minimum qualifying marks in the previous class। यानी कुछ जो अलग अलग स्टेट हैं वो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, तो अपने हिसाब से इनको इसका जो क्राइटेरिया है मिनिमम मार्क्स को वो रख सकती हैं। और फिर इसके बाद है कैंडिडेट्स हु आर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन फ्रॉम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी ओपन स्कूल से भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी स्टेट ओपन बोर्ड आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एंड अपीयर फॉर NTSC 2021, यानी वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे संस्कृत बोर्ड या ओपन यूनिवर्सिटी से या ओपन स्कूल से अपना कंप्लीट करते हैं, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई अलग से बाध्यता इसमें नहीं है। कैंडिडेट स्टडिंग फ्रॉम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, या कहीं से भी इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है, बच्चा 18 साल से डिस्टेंस लर्निंग मस्ट नॉट बी लेस देन, ठीक है, 18 साल से लेस देन नहीं होना चाहिए। आप दे इज द लिमिट ऑफ अपीयरिंग इन द स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, यानी अगर आप ओपन से पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं तो उनकी एज जो है 18 साल, यानी यहाँ पे लिखा मस्ट नॉट बी लेस देन, तो यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि 18 साल मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि आपको 18 साल से कम के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गलत हुआ होगा। मोर एवर दे शुड नॉट एम्प्लॉयड not even part time job as they should be appearing in class 10th qualifying examination for the first time।
इसमें ऐसा दिया है कि मतलब जैसे कि जो बाकी बच्चे हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं, जिनकी टाइमिंग है स्कूल करने की, वो लोग अगर 18 से कम है तभी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो बच्चे 18 से ज़्यादा हैं, यानी अगर ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ओपन स्कूल से पढ़ रहे हैं और 18 से ज़्यादा उनकी एज है, तब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें कंडीशन ये है कि वो लोग कहीं जॉब ना कर रहे हों, और एक और कंडीशन है कि वो पहली बार 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हों, तभी वो लोग भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। NTSC जो 2021 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए, वो इस प्रकार से है। अगर स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहा है तो कैंडिडेट अपियरिंग फॉर NTSC स्टेज 2 एग्ज़ाम बाय NCERT नीड टू फुलफिल द बिलो मेंशन्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी उसको अभी जो हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको, उनमें से कुछ क्राइटेरिया आपको पास करना होगा। इंडिया वालों के लिए है, तो इंडिया वालों के लिए फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। दे शुड हैव क्वालिफाइड स्टेज 1 एग्ज़ाम एट स्टेट लेवल, यानी स्टेज 1 क्वालिफाई करना उनके लिए मस्ट है। दे मस्ट बी इंडियन नेशनल, और ऑब्वियस बात है इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर परसुइंग देयर क्लास 10th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आप राज्य के कौन से राज्य से, कौन से यूनियन टेरिटरी से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट आप इंडिया से होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप इंडिया में दें या एग्ज़ाम एब्रॉड में दें, ठीक है, कहीं भी आप दें। अगर इंडियन नेशनल है, यानी आपकी जो नेशनलिटी है वो अगर इंडियन है, तो आप पर ये कंडीशंस लागू होंगी। एंड फॉर कैंडिडेट स्टडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर जो बच्चे आउटसाइड इंडिया अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो द इंडियन नेशनल कैंडिडेट स्टडिंग एब्रॉड, यानी इंडिया के हैं बट बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो लोग डायरेक्टली स्टेज 2 एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। बाहर के बच्चों के लिए डायरेक्ट अपीयर करने का इसमें प्रोविज़न बनाया गया है। दे शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन देयर प्रीवियस क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी आपको 60% कम से कम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं अपने प्रीवियस, यानी 9th क्लास में आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। सच कैंडिडेट शुड बी प्लानिंग टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन ओनली इन इंडिया, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो प्लान कर रहे हों अपना हायर एजुकेशन इंडिया में करने का, क्योंकि जो उनको ग्रेजुएशन के टाइम पे जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो तभी मिलेगी जब वो इंडियन यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन कर रहे हो, आफ्टर ऑब्टेनिंग द NTSC स्कॉलरशिप, तभी वो एलिजिबल होंगे, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ और जनरल रिक्वायरमेंट हैं यहाँ पर। जनरल रिक्वायरमेंट यानी जो सबके लिए हैं, ये तो थी स्पेशल रिक्वायरमेंट। अब जनरल रिक्वायरमेंट पे आते हैं। द कैंडिडेट शुड परस्यू ओनली द अप्रूव कोर्स इन साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्ट्रीम्स ओनली, यानी ऐसे इसमें जो कोर्स की जो बाउंडेशन है वो कुछ लिमिटेड है। आपको कुछ इन्हीं अप्रूव्ड कोर्सेज में आपको करना होगा, या तो आप साइंस स्ट्रीम में हो, या सोशल साइंस स्ट्रीम में हो, और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हो, और मेडिकल स्ट्रीम में हो, तभी आपको इसमें से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इनके अलावा अगर आप कुछ और करते, दूसरा एक चीज़ और दिया गया, दे शुड बी विलिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया ओनली, यानी आपको जो हायर एजुकेशन है वो आपका इंडिया में ही अगर आप लेने की सोच रहे हैं तब आप इसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, आपको अब्रॉड में नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट शुड बी सर्टिफाइड एज मेंटेनिंग गुड कंडक्ट एट देयर स्कूल एंड शुड कंटिन्यू देयर हायर एजुकेशन, यानी आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और बाकी आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए, और आप वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल का गैप लिया या बाकी चीज़ की, आपको कंटिन्यूअस आपको जो भी करना होगा आपको कंटिन्यू करना होगा। दे शुड नॉट बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट प्रॉपर लीव और इन्फॉर्मिंग द स्कूल अथॉरिटीज़, आपको स्कूल आप बिना किसी परमिशन के, बिना एप्लीकेशन लीव दिए आप स्कूल बंक नहीं कर सकते, आप स्कूल छोड़ नहीं सकते, आप स्कूल से गायब नहीं हो सकते, यानी आपको अटेंडेंस भी प्रॉपर मेंटेन करनी होगी। द कैंडिडेट शुड बी अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड शुड नॉट बी वर्किंग एनीवेयर और गेटिंग अ सैलरी स्टाइपेंड, आपको कहीं भी काम करने को नहीं दिया जाएगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना होगा, तभी आपको स्कॉलरशिप वैलिड होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं जॉब भी कर लूँ और साथ में स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी उठा लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यानी आपको सैलरी वाला कोई भी काम आप नहीं करेंगे अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो। इफ़ ए कैंडिडेट इज़ गेटिंग स्कॉलरशिप अंडर एनी अदर स्कीम एज वेल, देन ही और सी विल बी will have to decide which scholarship scheme he or she wants to continue with, यानी कई सारी और भी स्कॉलरशिप स्कीम होती हैं जिसमें एक ही कैंडिडेट कई बार उसमें सूट कर जाता है, यानी उसको मिलने के चांसेस होते हैं, तो उसमें बच्चे को फिर डिसाइड करना होगा
कि वो कौन सी स्कॉलरशिप लेता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है और बाकी जो स्कॉलरशिप भी हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मैक्सिमम मिलती हैं। तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। If any candidate is getting any other scholarship, then his or her NTS scholarship will be stopped for that year and can be continued only after he or she requested NCERT for resuming the scholarship। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि एक साल के लिए कोई दूसरी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो उस साल आपको NTS के द्वारा यानी NCERT के द्वारा जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो रोक दी जाएगी, और अगर उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो NCERT आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू करेगी, बट उस साल आपको नहीं देगी जिस साल आप किसी दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम की तरह प्रॉफिट ले रहे हैं। दे हैव टू डिसकंटिन्यू बेनिफिट फ्रॉम अदर स्कॉलरशिप स्कीम, बट अगर आप बाद में NCERT से लेना चालू करते हैं तो फिर आपको अदर स्कॉलरशिप स्कीम फिर आपको कैंसिल करनी होगी। द कैंडिडेट गेटिंग फी वेवर ऑब्लिक वन टाइम ग्रांट ऑब्लिक फी सब्सिडी एंड एकोमोडेशन आर एलिजिबल फॉर NTSC स्कॉलरशिप। यानी कई बार क्या होता है कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अच्छे मार्क्स के थ्रू तो आपका फ़ी वेवर में एडमिशन होता है। जैसे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उनमें 5% सीट यानी टोटल सीट का 5% रिजर्व किया जाता है कम आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए, यानी जो फाइनेंशियली पुअर होते हैं। तो उन बच्चों को भी ऐसा नहीं होगा कि स्कॉलरशिप उनकी रोकी नहीं जाएगी, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं उनको फी वेवर में एडमिशन लेती हैं, सबको कंपलसरी है। जैसे जूनियर क्लासेस में आपको RT के थ्रू एडमिशन बच्चे करते हैं, RT के थ्रू उसमें एडमिशन लेते हैं, यानी उनकी फ़ी माफ़ होती है प्राइवेट स्कूल्स में भी। उस प्रकार से यहाँ भी आपको कई कॉलेज होते हैं जो आपको आपकी फ़ीस माफ़ कर देते हैं एडमिशन के टाइम पे ही। ऐसे बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, if any candidate drops studies or discontinues his or her education within 1 year of admission, the scholarship will not be awarded to him or her। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी पढ़ाई बीच में रोक देता है, आपको जो भी अपना करना है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपको PhD जो भी करनी है आपको सक्सेशन में करना होगा। ऐसा नहीं कि आप ब्रेक करके कर सकते हैं, आपको पूरा कंटिन्यू करना होगा, आप गैप नहीं ले सकते, एयर गैप नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल सब्जेक्ट ऑफ देयर कोर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना होगा। इन केस दे फेल टू डू सो इन एनी ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट देयर स्कॉलरशिप विल बी कैंसल्ड। यानी अगर आप किसी भी कोर्स सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आप इसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप फिर से रोक दी जाएगी। यानी आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से अच्छे मार्क्स से आपको क्लियर करने होंगे, पास करने होंगे। तो एक कई सारी स्कीम है और इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, और कभी कभार हमको इसकी जानकारी नहीं होती तो क्या होता है कि हमारी स्कॉलरशिप रुक जाती है या हम जितनी मेहनत किए रहते हैं हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट होता है तो हमसे ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। अभी NTSC के फॉर्म भरे जा रहे हैं, हमारे और भी वीडियोज़ हैं, जब भी किसी स्टेट का फॉर्म रिलीज होता है तो हम उसको यहाँ अपने चैनल पर अपडेट कर देते हैं। साथ में हम आपको NTSC की तैयारी भी करवाएंगे। आपको यहाँ से हम आपको कई सारे सैम्पल पेपर जो प्रीवियस एग्जाम में हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको जब भी हम यहाँ पर कोई अपडेट प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हमें आपकी जो मदद करके हमें भी अच्छा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।